बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमैर निसार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल थिंक एंड ग्रो रिच विद उमैर निसार। डियर स्टूडेंट, अगर आप फिज़िक्स 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, आपको फ़िज़िक्स समझ नहीं आती, फ़िज़िक्स मुश्किल लगती है, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपको फ़िज़िक्स समझाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज फिज़िक्स 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हम डिस्कस करेंगे। तरीकाकार हमारा ये होगा, क्योंकि नई किताब है, नई किताब का ये नया आर्टिकल है, ये नया आर्टिकल इस दफ़ा किताब के अंदर शामिल किया गया है, तो लिहाजा सबसे पहले हम ग्रेडियंट को समझेंगे वीडियो के अंदर कि ग्रेडियंट क्या है, इससे मुराद क्या है। अगर आपको ग्रेडियंट की डेफिनेशन समझ आ जाती है, ग्रेडियंट समझ आ जाता है, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि आपको ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ना समझ आए या ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ ना समझ आए। तो सबसे पहले ग्रेडियंट को हम सीखेंगे। मैं ग्रेडियंट आपको सिखाऊंगा मुख्तलिफ डेफिनेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के ज़रिए, मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए। ग्रेडियंट अगर समझ आ जाएगा, फिर हम स्पीड वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट मालूम करेंगे, साथ साथ फासला और वक़्त ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे। आखिर में यही रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर और साथ लाइक का बटन, बेल आइकन और कमेंट सेक्शन देना ना भूलिएगा। और आपका कोई अगर क्वेश्चन है, क्यूरी है, कोई भी सवाल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आखिर में इसी वीडियो में आप एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, क्या मतलब स्पीड टाइम ग्राफ या स्पीड वक़्त ग्राफ के नीचे रकबा, एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, यानी अगर ग्राफ स्पीड टाइम है उसके अंडर आप एरिया मालूम करें, तो बेसिकली एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड के बारे में बताएगा, तय करदा फासले के बारे में बताएगा जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट ने, चलते हुए ऑब्जेक्ट ने तय किया है। यानी हम इस वीडियो के आखिर में ये सीखेंगे कि किस तरह से अगर ग्राफ का एरिया मालूम किया जाए और बदले में वो एरिया हमें फासला, तय करदा फासला देगा। यानी कि एरिया कैलकुलेट करेंगे आप और आपको जो जिस्म ने फासला तय किया है वो आपके पास आ जाएगा। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ गिव अस डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, या फिर स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे रकबा मालूम करने से हमें चलते हुए जिस्म का तय करदा कुल फासला मिलेगा। ये हम आखिर में डिस्कस करेंगे मुकम्मल अच्छे तरीके के साथ। थैंक यू वेरी मच। जी, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ करने से पहले ये बात लाजम है कि हम सबसे पहले ये देखें कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं। व्हाट वी मीन बाय ग्रेडियंट, ग्रेडियंट किसे कहते हैं। आइए सीखते हैं कि ग्रेडियंट किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। ग्रेडियंट या फिर ढलवान या फिर स्लोप, ये किसे कहते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने सुना होगा, बल्कि पहाड़ों के ऊपर जो लोग चढ़ते हैं ऐसे करके, बेसिकली माउंटेनियर, जितने भी कोहे पैमा हैं जो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं, वो चढ़ने से पहले पहाड़ की, माउंटेन की ढलवान देखते हैं कि कितनी ढलवान है। उस ढलवान को ही हम ग्रेडियंट कहते हैं या फिर स्लोप कहते हैं। या फिर यूं समझ लें, अगर आप किसी पार्क में जाएं, झूले वाले पार्क में, तो झूले वाले पार्क के अंदर स्लाइड नुमा एक झूला लगा हुआ होता है जिसके ऊपर बच्चे पहले चढ़ते हैं और फिर स्लाइड करते हैं, ऐसे करके स्लाइड करते हैं। तो वो स्लाइड वाला झूला यकीनन उसकी भी ढलवान होती है,
स्लोप होती है, ग्रेडियंट होता है। तो ग्रेडियंट से मुराद सिंपल ढलवान है। पहाड़ के ऊपर चढ़ने से पहले पहाड़ की ढलवान कितनी है? अगर पहाड़ की ढलवान बहुत ज्यादा है तो पहाड़ पर चढ़ना उतना ही मुश्किल है। अगर ढलवान कम है या स्लोप या ग्रेडियंट कम है तो पहाड़ पर चढ़ना उतना ही आसान है। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ घरों में सीढ़ियां लगी होती हैं, सीढ़ियां, स्टेयर्स जिन्हें आप कहते हैं, जिसके ऊपर आप ऐसे करके चढ़ते हैं और ऊपर चले जाते हैं, छत के ऊपर चले जाते हैं। तो उसकी भी ढलवान, यानी ढलवान का जो कॉन्सेप्ट है या फिर ढलवान का जो लॉजिक है, ढलवान, स्लोप, ग्रेडियंट, ये एक ही चीज के तीन नाम हैं। आइए सीखते हैं ग्रेडियंट, ढलवान, स्लोप मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स की टर्म के अंदर। लेट अस स्टार्ट। जी तो डियर स्टूडेंट, जैसे ये पहाड़ है, माउंटेन है, अब नेपाल का वो बड़ा मशहूर पहले नंबर पे जो माउंटेन है जिसकी सबसे ज़्यादा हाइट है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट बड़ा मशहूर। इसी तरह पाकिस्तान का K2 है जिसे गुडवन ऑस्टन कहा जाता है। K2 बड़ा मशहूर पाकिस्तान का पहाड़ है, दूसरे नंबर पे ये बड़ा पहाड़ है। अब इनकी जो ढलवान होती है, बेसिकली ये ढलवान है, यानी ये ढलवान, यानी कि ढलवान, स्लोप, जिसे आप ग्रेडियंट भी कहते हैं, बेसिकली ये मैथमेटिकली ये टेंजेंट थीटा के बराबर होती है। टेंजेंट थीटा मीन बराबर होता है अमूद बटा कायदा। अमूद क्या है? जो थीटे के सामने होगा। थीटा ये है तो थीटे के सामने ये वाई है, ये बेसिकली अमूद है, और ये एक्स बेसिकली कायदा है। या फिर यूं कह लें अमूद बटा कायदा। अमूद को सॉरी ये गलत लिखा गया। अमूद को हम परपेंडिकुलर कहते हैं और कायदे को हम बेस कहते हैं। अमूद को हम, यानी ये वाली जो लाइन है इसे अमूद कहते हैं, ये वाली लाइन है वाई, इसे अमूद कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर कहा जाता है। और कायदा जो है, ये वाली जो चीज़ है, ये जो एक्स है, ये कायदा है, उर्दू में इसे बेस कहा जाता है। बेसिकली ये ढलवान का मैथमेटिकल फार्मूला है, या फिजिक्स के अंदर, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के अंदर यही फार्मूला बनते हैं। परपेंडिकुलर क्या है? वाई है, थीटे के सामने परपेंडिकुलर। यहां पे ये थीटा है, थीटे के सामने परपेंडिकुलर, यानी ये वाई, इधर थीटे के सामने परपेंडिकुलर वाई, दिस वाई ओवर एक्स। हमें समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली ढलवान जो है, अगर आपने ढलवान को कैलकुलेट करना है तो वो थीटे के सामने जो होगा वो बटा ये वाला जो एक्स है। अच्छा, यहां पे एक मजेदार आपको बात बताऊं, इसकी ढलवान जो है साफ ज़ाहिर है इस पे चढ़ना थोड़ा आसान होगा। यहाँ पे वाई की कीमत और बढ़ गई है, यानी कि जितनी वाई की कीमत ज़्यादा होगी, जितनी वाई की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतनी ढलवान ज़्यादा होगी और उतना ही उस पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ है या कोई माउंटेन है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये वाई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर इस तरह का पहाड़ है, उस पर चढ़ना पड़े तो बहुत मुश्किल है। एक्स की वैल्यू यहाँ पे कम है। अलबत्ता हमें इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि ढलवान या ग्रेडियंट, जो ग्रेडियंट है बेसिकली इस ढलवान को नापने का नाम ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इज द मेजर ऑफ स्लोप, यानी ये ढलवान कितनी मुश्किल इस पे चढ़ा जाएगा या कितनी आसानी से चढ़ा जाएगा, इस चीज को मेजर करना। वाई बटा एक्स, वाई बटा एक्स, इसे बेसिकली हम ग्रेडियंट कहते हैं या फिर स्लोप कहते हैं। इन समिंग अप होल कंक्लूजन, दरिया को अगर पूजे में बंद किया जाए तो सिंपल बात यह है, ग्रेडियंट दर हकीकत किसी ढलवान को मेजर करने का नाम है, या फिर ढलवान, ग्रेडियंट और स्लोप एक ही चीज के तीन नाम हैं। आइए सीखते हैं ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ। बस आपने ये याद रखना है, थीटे के सामने जो है y ओवर ये अलोंग है x, ये बेसिकली ढलवान है, ये ग्रेडियंट है। लेट अस लर्न हाउ वी विल डिस्कस दीज टॉपिक्स। अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे।
we will find the gradient of distance time graph. Dear student, आइए देखते हैं distance time graph का gradient कैसे फाइंड आउट होगा. हमारे पास s is equal to vt, ये फार्मूला है, s is equal to vt. अब हम फर्ज करते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड चेंज नहीं होती, स्पीड तब्दील नहीं होती. अगर ऐसी बात है, क्योंकि स्पीड चेंज नहीं होती, तो लिहाजा जो ग्राफ है वो s और t के दरमियान बनेगा. स्पीड यूनिफॉर्म है, स्पीड तब्दील नहीं हो रही, v कांस्टेंट है, v यकसा है, तो ग्राफ s यानी फासला, t यानी वक्त, टाइम के दरमियान बनेगा. और मैंने आपको पहले अर्ज की है, पहले बताया है, टाइम हमेशा x एक्सिस पर लिया जाएगा और फासला जो है y एक्सिस पर लिया जाएगा. आइए सीखते हैं. तो हमने टाइम को, वी हैव टेकन टाइम अलोंग x एक्सिस, हमने टाइम अलोंग x एक्सिस ले लिया और फासला अलोंग y एक्सिस ले लिया. स्पीड कांस्टेंट थी, लिहाजा s और t के दरमियान ग्राफ बनेगा. क्योंकि v अगर कांस्टेंट है तो यहां पे आप सिंपल v की जगह पे कांस्टेंट लगाएंगे इनटू t s. कांस्टेंट और इक्वल को मिलाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी बन जाता है. तो s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, जितना टाइम ज्यादा होगा s उतना ज्यादा होगा, तो ग्राफ s और t के दरमियान बनेगा. दैट इज s यहां पे टाइम हमने अलोंग x एक्सिस हमने लिया है. आइए आगे सीखते हैं कि कैसे हम इस सारे मामले को लेके चलेंगे. याद रहे डियर स्टूडेंट्स, जब टाइम t1 होगा डिस्टेंस s1 कवर होगा, और जब टाइम t2 होगा डिस्टेंस s2 कवर होगा. आइए, व्हेन टाइम इज t1, जब टाइम t1 है, फर्ज करें वक्त जो है वो t1 है, तो उस वक्त जो बॉडी ने फासला तय किया है वो s1 तय किया. इसे यूं भी समझा जा सकता है कि जैसे ये गाड़ी है, ये हमारे पास गाड़ी है, टाइम t1 है, तो इसने फासला s1 तय किया है, और जैसे ही टाइम t2 हो जाएगा ये गाड़ी यहां पे आ जाएगी. और इसने फासला कितना तय कर लिया, s2 तय. टाइम t1 है, फासला s1 तय किया, टाइम t2 हुआ, फासला s2 तय हो गया. तो व्हेन टाइम इज t2, डिस्टेंस उस वक्त गाड़ी ने s2 तय किया, तो टाइम इज t2 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी एट दैट टाइम. क्योंकि फासला हम y एक्सिस पे शो कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास s2 होगा. अब हम इन्हें इकट्ठा करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे. सारे बच्चे गौर फरमाएं जी. इसका इंटरसेक्शन पॉइंट, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है जी इसका, t1 और s1 का. इसी तरह से t2, दिस इज s2, यहां से s2 का इंटरसेक्शन पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे. हम यहां पर पहुंच चुके हैं, हम यहां पर आ चुके हैं. हम इसे P कह लेंगे पहले पॉइंट को, और सेकंड को हम Q कह लेंगे. वन विल बी कॉल्ड P, अदर विल बी कॉल्ड Q. एक पॉइंट को हम P कह लेंगे, दैट इज P. ये P है, इस पॉइंट को हम Q कह लेंगे. ये बेसिकली O है, ओरिजिन है. आप चेक कर सकते हैं कितना इजी है, ये कितना आसान है. नेक्स्ट, सारे बच्चे गौर फरमाएं जी, सारे बच्चे गौर से देखें. अब हम सिंपली विल ये टाइम t1 है, ये t2 है. अब इसे भी आप यहां पे मजीद एक्सटेंड कर लें.
کیا ہوا یہاں سے لے کر یہاں تک ٹائم T2 ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک ٹائم T1, تو یہ والا ٹائم کتنا ہوگا؟ یہ ہوگا اس T2 کے اندر سے, یعنی اس T2 کے اندر سے یہ والا حصہ مائنس کر دیں T1, یعنی یہ والا کتنا ہوگا؟ یہ ہوگا بیسیکلی اس T2 کے یہاں سے لے کے یہاں تک T2 کے اندر سے یہ والا T1 مائنس کر دیں. That is یہ والا جو حصہ ہے T2 minus T1, اسے ہم T2 minus T1 کہیں گے. That is PR. PR is equal to T2 minus T1. Next, یہ والا جو ڈسٹینس ہے یہاں تک یہ S1 ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس S1 ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس S2 ہے. Dear student, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس S1 ہے, یہاں سے لے کر یہاں تک ڈسٹینس S2 ہے, تو یہاں سے لے کر یہاں تک کتنا فاصلہ ہوگا؟ صاف ظاہر ہے اس میں سے یہ والی چیز مائنس کر دیں. کیا مطلب ہوا؟ That is equal to, یعنی یہ والا جو فاصلہ ہے, یہ والا فاصلہ جو ہے, یہ والا جو ہے یہ برابر ہوگا اس میں سے یہ والا مائنس کر دیں. So that becomes S2 minus S1. تو یہ ہمارے پاس S2 minus S1 بن گیا. آپ چیک کر سکتے ہیں. یعنی کیا مطلب کہ یہ جو ٹوٹل فاصلہ ہے یہ والا فاصلہ جو ہے یہ بیسیکلی یہاں سے لے کے یہاں تک S2 ہے, یہ والا جو ہے S1 ہے, تو یہ کتنا ہوگا اس سارے میں سے, یعنی S2 میں سے کیا مائنس کر دیں یہ والا, یعنی کیا مطلب S1, تو that is S2 minus S1. ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ PR, یہ اینگل جو ہے اسے ہم تھیٹا کہیں گے. ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ سلوپ فائنڈ کریں یا پھر گریڈینٹ فائنڈ کریں, if we will find gradient, اگر ہم گریڈینٹ فائنڈ کریں یا پھر سلوپ فائنڈ کریں تو پھر وہ کیا ہوگی؟ سارے بچے غور فرمائیں جی. گریڈینٹ اور سلوپ, گریڈینٹ اور سلوپ اگر آپ فائنڈ کریں آف دا گراف, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے is measure of tangent of angle. کیا مطلب؟ اس جو یہ اینگل دیا گیا تھیٹا, اس کا ٹین لے لیں, وہی گریڈینٹ ہوگا, وہی سلوپ ہوگا. یعنی کہ اس کی جو ڈھلوان ہے, پی کیو کی جو ڈھلوان ہے, کیا مطلب سلوپ یا پھر گریڈینٹ, وہ کس کے ایکول ہوگا؟ وہ ہوگا از اکول ٹو ٹینجنٹ تھیٹا. یعنی یہ جو ڈھلوان ہے یہ کس کے برابر ہوگی؟ ٹین تھیٹا کے ایکول ہوگی, از اکول ٹو ٹین تھیٹا. اور ٹین تھیٹا ہم نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ ٹین تھیٹا ہم نے پڑھا ہوا ہے تھیٹے کے سامنے والا. تھیٹا یہ ہے, اس کے سامنے کیا ہے؟ کیو آر اوور, تھیٹے کے سامنے کیو آر ہے اوور تھیٹے کے الونگ, یعنی یہ والا جو فاصلہ ہے یہ کتنا ہے؟ پی آر, کیو آر اوور پی آر. یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں, کیو آر اوور پی آر. تو کیو آر کتنا ہے؟ سارے بچے چیک کریں. واٹ از کیو آر؟ کیو آر بیسیکلی سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے, کیو آر از اکول ٹو S2 minus S1. اینڈ وٹ از پی آر؟ پی آر مین T2 minus T1. اب سمپلی ہم یہ جو ویلیوز ہیں کیو آر کی S2 minus S1,
اسے یہاں پر لگا دیں گے اور پی آر کی جو قیمت ہے T2 مائنس T1 اسے ہم یہاں پر لگا دیں گے تو ہمارے پاس گریڈینٹ آ جائے گا یا پھر سلوپ آ جائے گا، یعنی جو ڈھلوان ہے اس کی گراف کی وہ آ جائے گی. یعنی ہم گریڈینٹ ہی فائنڈ کرنا چاہتے ہیں. وی وانٹ ٹو فائنڈ گریڈینٹ. چیک کر سکتے ہیں آپ، ٹاپک کا نام ہے ہمارا گریڈینٹ آف آ ڈسٹینس ٹائم گراف، فاصلے وقت گراف کا گریڈینٹ. آئیے ان ویلیوز کو لگاتے ہیں. کیو آر کی جہاں پہ یہ والی ویلیو اور پی آر کی جہاں پہ یہ والی ویلیو، آئیے لگاتے ہیں. لیٹ اس کم گریڈینٹ، یعنی اتنا کچھ نہ بھی لکھیں تو سمپل گریڈینٹ از اکول ٹو کیو آر از اکول ٹو S2 مائنس S1 over what is PR T2 minus T1. S2 minus S1 S2 minus S1 سمپلی S کے ایکول ہوگا اور T2 minus T1 سمپلی T کے ایکول ہوگا. آپ یہاں پہ بتائیں گے کہ S2 minus S1 is equal to S اور T2 minus T1 is equal to T. یہ ہمارے پاس بیسیکلی ان کی ویلیوز ہیں. تو گریڈینٹ از اکول ٹو، یہاں پہ سمپل اس کی جہاں پہ S لگا دیں اور یہ T لگا دیں. S کیا ہے؟ ٹوٹل ڈسٹینس ہے. T کیا ہے؟ ٹوٹل ٹائم ہے. تو ہمارے پاس جو ڈسٹینس کورڈ یعنی کہ S ہے اور T کیا ہے؟ ٹائم ٹیکن ہے. تو ڈسٹینس کورڈ اوور ٹائم ٹیکن، S کی جہاں پہ ہم ڈسٹینس کورڈ لگائیں گے اور T کی جہاں پہ ٹائم ٹیکن لگائیں گے. S is distance covered over T کی جہاں پہ ٹائم ٹیکن. تو ڈسٹینس کورڈ اوور ٹائم ٹیکن یہ V ایوریج کے برابر ہوگا، ایوریج اسپیڈ کے برابر ہوگا. کیا مطلب؟ ٹوٹل ڈسٹینس، جتنا ڈسٹینس کورڈ ہے اوور ٹائم ٹیکن، یعنی کہ جتنا فاصلہ طے کیا گیا ہے اس گراف میں، صاف ظاہر وہ یہ والا ہے. ٹائم ٹیکن صاف ظاہر وہ یہ ہے. اسے ہم ایوریج اسپیڈ کہیں گے. تو ہمارے پاس گریڈینٹ کس کے ایکول آ گیا؟ گریڈینٹ از اکول ٹو ایوریج اسپیڈ. تو ہم لکھیں گے گریڈینٹ از اکول ٹو V ایوریج، یعنی ایوریج اسپیڈ. یہی ہمارے پاس نتیجہ ہم نے اخذ کرنا تھا. ہمارے ٹاپک کا کیا نام تھا؟ گریڈینٹ آف ڈسٹینس ٹائم گراف. ڈسٹینس ٹائم گراف کا گریڈینٹ. تو جب ہم نے گریڈینٹ فائنڈ کیا ڈسٹینس ٹائم گراف کا تو گریڈینٹ آیا ڈسٹینس اوور ٹائم، یعنی ڈسٹینس بٹا ٹائم. وہ کیا تھی؟ ایوریج اسپیڈ تھی. تو گریڈینٹ آف دا ڈسٹینس ٹائم گراف از بیسیکلی دی ایوریج اسپیڈ. جی یہ آپ پڑھ سکتے ہیں اسٹیٹمنٹ، گریڈینٹ آف دا ڈسٹینس ٹائم گراف از اکول ٹو دا ایوریج اسپیڈ آف دا باڈی. آپ چیک کر سکتے ہیں، بڑی ہی سمپل وے کے اندر میں نے ڈیریویشن آپ کو کروائی ہے. اور اردو میڈیم کے اسٹوڈنٹ ان کے لیے فاصلہ وقت گراف کا گریڈینٹ کسی لائن کے سلوپ کی پیمائش ہے، یعنی لائن کے سلوپ کا مطلب ہے ڈھلوان جو ہے اس کی پیمائش ہے. یکساں سپیڈ کا فاصلہ وقت گراف، دوبارہ زیر غور لیں، یہی بات میں نے یہاں پہ کی تھی. یونیفارم سپیڈ یعنی یکساں سپیڈ جو ہے اس کا آپ زیر غور لے کے آئیں تو وہ سمپل وہی باتیں کہ S2 مائنس S1 S ہے، T2 مائنس T1 T ہے. مثلث پی کیو آر کے اندر ٹین تھیٹا، سلوپ آپ نے فائنڈ کیا پی کیو اوور پی آر، سمپل وہی سلوپ کا وہ فارمولا پی کیو آر اوور آر پی. وہاں پہ ہم نے ویلیوز لگائی تو ہم نے فاصلہ وقت گراف کا گریڈینٹ جسم کی اوسط سپیڈ کے برابر ہوتا ہے. یعنی
फासला टाइम ग्राफ का जो हमारे पास ग्रेडियंट है वो जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। लिहाजा हम ये कहने में हक बजानब हैं, वी आर ऑन राइट साइड इन सेइंग दैट, क्या कि ग्रेडियंट जो होता है, ग्रेडियंट जो होता है बेसिकली ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एवरेज स्पीड, यानी ग्रेडियंट एवरेज स्पीड के बराबर होगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, या फिर ग्रेडियंट औसत स्पीड के बराबर होगा फासला वक्त ग्राफ, फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म की औसत स्पीड के बराबर होता है। इन समिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर दरिया को कूजे में बंद कर दिया जाए तो सिर्फ सिंपल एक बात याद रखें कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, फासला वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट बेसिकली औसत स्पीड के बराबर होता है या एवरेज स्पीड के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट, याद रहे एग्जामिनर 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, प्रूव दैट ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज एवरेज स्पीड, या फिर उर्दू के अंदर कैसे पूछेगा कि साबित करें फासला वक्त ग्राफ का जो ग्रेडियंट है बेसिकली वो औसत स्पीड है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको सारी बात समझा दी जाए, तसल्ली के साथ, यकीनन आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं वेलोसिटी टाइम या फिर स्पीड टाइम ग्राफ का। जी, अब हम फाइंड करेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। क्या मतलब ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये वाला जो आर्टिकल है आपका, ये मालूम करेंगे। अच्छा, याद रहे जहां पे S1 और S2 फासला है, फिगर के अंदर आपको नजर आ रहा है S1 और S2 है, यानी यहां पे डिस्टेंस है तो S1 S2 S2 माइनस S1, तो बेसिकली वहां पे हमने सिंपल ये जो स्पीड है, ये स्पीड जो है वो हम लगा देंगे और हर जहां पे S2 की जहां पे V2 आ जाएगा, S1 की जहां पे V1 आ जाएगा। आइए चेक करते हैं कैसे, लेट अस स्टार्ट। जी, तो हमारे पास यहां पे हम सिंपल स्पीड लिखेंगे, इसके बाद यहां पे भी हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड बेसिकली V होता है, V स्पीड है। टाइम अपने यहां पे टाइम ही रहेगा T2 माइनस, लेकिन यहां पे चेंज हो जाएगा क्योंकि यहां पे स्पीड आ जाएगा, इधर V1 आ जाएगा, इधर V2 आ जाएगा, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। वही सिंपल चीजें हैं जी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें। सिंपल वही बात कि टाइम T1 है तो स्पीड V1 होगी, टाइम T2 है तो स्पीड V2 होगी, बस फासले के जहां पे आपने सिंपल वो दूसरी चीजें आपने यहां पे लिख दी हैं। आइए देखते हैं क्या सीन बनता है जी। यहां पे भी आप स्लोप या ग्रेडियंट इज इक्वल टू, क्या होगा जी ग्रेडियंट, सारे बच्चे देखें ग्रेडियंट किसके बराबर होगा। ग्रेडियंट मैंने आपको पहले समझाया है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा किसके बराबर होगा, थीटे के सामने देखें QR ओवर PR, यानी QR बटा PR इसके इक्वल आ जाएगा, QR ओवर PR। एंड व्हाट इज QR, फिगर में चेक करें QR क्या चीज है, QR है V2 माइनस V1 इज इक्वल टू V2 माइनस V1 ओवर व्हाट इज PR, PR क्या चीज है, फिगर में चेक करें T2 माइनस T1। ये क्या है, ये बेसिकली ग्रेडियंट है, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू ग्रेडियंट। नेक्स्ट ये क्या V2 माइनस V1 कितना हो जाएगा, ये डेल्टा V हो जाएगा, वेलोसिटी में तब्दीली। और ये क्या है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे सिंपल T लिख देंगे क्योंकि हमें पता है T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सिंपली T। तो ये चेंज इन वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ है, डेल्टा वी बटा टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है. इट इज द एवरेज एक्सेलरेशन, ये बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन है, यानी कि इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन. हाँ जी, तो यहां पे हम सिंपली एवरेज एक्सेलरेशन लिखेंगे. एवरेज एक्सेलरेशन, तो क्या मतलब हुआ, बहुत ही सिंपल इसका आ गया है जी कि हमने ग्रेडियंट फाइंड किया, ग्रेडियंट आ गया है एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल, तो हम सिंपली यहां पे लिखेंगे ग्रेडियंट इज इक्वल टू एवरेज एक्सेलरेशन. ये आपके पास नतीजा आ चुका है. या फिर दूसरा क्या है जी, उर्दू में क्या लिखेंगे, उर्दू में लिखेंगे कि ग्रेडियंट बराबर है औसत एक्सेलरेशन के. सिंपल उर्दू में क्या लिखेंगे कि ग्रेडियंट बराबर होगा किसके, औसत एक्सेलरेशन के. औसत एक्सेलरेशन, ये है आपके पास रिजल्ट. तो अब हम यहां पे बताने में का ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, कि स्पीड और टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो किसके बराबर है जी, एवरेज एक्सेलरेशन. या फिर जो ग्रेडियंट है स्पीड वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म के औसत एक्सेलरेशन के बराबर होगा. औसत के बराबर होगा. यकीनन आप बात समझ गए होंगे, यहां से आपको बात समझ आ गई होगी. अच्छा, इसी के अंदर सेकंड अभी हम देखते हैं, लिहाजा आप चेक कर सकते हैं. सिंपल बड़ा ही अच्छे तरीके से मैंने ये कोशिश की है बात समझाने की आपको, कि ये हमारे पास आर्टिकल है ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ, जिसमें आपने ये फिगर बना ली और आपने स्लोप फाइंड किया. स्लोप बराबर डेल्टा वी बटा डेल्टा टी आ गया. और कैसे आया ये आप चेक कर सकते हैं यहां से सिंपल. और एवरेज ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. बिल्कुल ही सिंपल. नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट हम करते हैं कि अगर जो है वो स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो v2 माइनस v1 जीरो हो जाएगा. ये बात हम अभी डिस्कस करते हैं. आप यहां से भी चेक कर सकते हैं स्पीड वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट. सिंपल वही चीजें हैं, स्पीड में तब्दीली, कुल वक्त का दौरानिया, स्पीड वक्त ग्राफ का ग्रेडियंट जिस्म के औसत एक्सेलरेशन के बराबर है. नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि अगर स्पीड जो है अगर स्पीड कांस्टेंट हो तो फिर जिस्म की स्पीड यकसा हो तो स्पीड वक्त ग्राफ उफ़क़ी लाइन होती है. ये मैं आपको बना के समझाता हूं अभी. अब इसी का एक स्पेशल केस डिस्कस करते हैं कि अगर स्पीड तब्दील नहीं हो रही, स्पीड कांस्टेंट है, तो फिर ग्राफ कैसा होगा और एक्सेलरेशन क्या होगा. यानी कि अगर टाइम t1 पर भी स्पीड जितनी है उतनी ही टाइम t2 पर स्पीड है. लेट अस देखते हैं कैसे. यानी अगर टाइम t1 है और स्पीड जो है वो आपके पास है v1 इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. इसी तरह टाइम t2 है लेकिन स्पीड जो v2 है, स्पीड v2 है ये भी 20 मीटर पर सेकेंड. यानी t1 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड. यानी जो आपकी स्पीड बन रही है t1 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, t2 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है. तो फिर कैसा ग्राफ बनेगा आइए चेक करते हैं. यानी कि v1 इज इक्वल टू v2 20 मीटर पर सेकेंड. यानी t1 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है, t2 पर भी 20 मीटर पर सेकेंड है.
تو پھر کیا سین ہوگا؟ لیٹ اس نوٹ دیٹ جی ہمارے پاس جو گراف بنے گا یہاں پر سمپلی سٹریٹ لائن بنے گی. دیٹ از ہوريزونٹل لائن. اسے ہم ہوريزونٹل لائن کہتے ہیں. ہوريزونٹل لائن یہ ہمارے پاس ہوريزونٹل لائن ہے. اب v1 اور v2 کیونکہ دونوں سیم ہے تو ایکسلریشن جو ہوتا ہے v2 minus v1 is equal to over t. تو v2 اور v1 دونوں سیم ہے. v1 کی یہاں پہ v2 لگا دیں, v1 کی جگہ پر v2 لگا دیں. یہ v1 ہے, اس کی جگہ پہ ہم سمپل v2 لگا دیں گے. یہ کینسل ہو جائے گا, ایکسلریشن زیرو ہو, ایکسلریشن ول بی زیرو. تو یہ گراف ہوريزونٹل لائن کا گراف ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ سپیڈ جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے اور ایکسلریشن زیرو ہے, کیونکہ ایکسلریشن ہوتا ہی ویلوسٹی میں تبدیلی ہے. یہاں پہ تو سپیڈ کانسٹنٹ ہے, تبدیلی تو آ ہی نہیں رہی, تو یہ ایکسلریشن زیرو ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اسے دیکھتے ہیں, ہم ریڈ کرتے ہیں اسے کہ اگر ایسا سین ہے تو بیسیکلی جو سلوپ ہے یہاں پہ یہ بیسیکلی ایکسلریشن از اکول ٹو سلوپ. یہ سلوپ تھا بیسیکلی. سلوپ کا مطلب ہے ڈھلوان. تو ڈھلوان تو رہی ہی نہیں, یہاں پہ چیک کریں ڈھلوان تو ہے ہی نہیں ہے. ڈھلوان ایسے ہوگا تو ڈھلوان ہوگا. تو سلوپ از اکول ٹو ایکسلریشن از اکول ٹو v2 minus v1 over t. v2 اور v1 برابر تھے, v2 minus v2 over t is equal to 0. تو سلوپ ہمارے پاس زیرو ہے. سلوپ زیرو ہے کیا مطلب؟ ڈھلوان ہے ہی نہیں ہے ہمارے پاس. there is no slope. ڈھلوان نہیں ہے تو ایکسلریشن زیرو ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹ یہی بات ہم یہاں پر ابھی پڑھنے جا رہے ہیں, یہ گراف ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سارے بچے جسٹ ان 1 منٹ سارے بچے دیکھیں کہ کیسے یہ ہمارے پاس یہی بات وہ کر رہا ہے کہ دا اسپیڈ v1 جو ہے ایٹ ٹائم t1 از دا سیم ایز دا اسپیڈ v2 ایٹ ٹائم t2. ہینس چینج ان اسپیڈ از آلسو زیرو. چینج ان اسپیڈ زیرو ہوگی. سلوپ جو ہے v2 minus v1 زیرو ہوگا. صاف ظاہر یہ سارا زیرو ہو جائے گا سلوپ. وین دا اسپیڈ آف دا آبجیکٹ از کانسٹنٹ, جیسے کہ یہاں پہ v1 اور v2 اکول تھے اور وہ زیرو ہو گیا. دا ٹائم گراف از اے ہوريزونٹل اسٹریٹ لائن پیرلل ٹو ٹائم ایکسس. یہ ٹائم اسپیڈ گراف ہے, یہ اس ٹائم ایکسس کے پیرلل ہے. لہٰذا دس شو دیٹ ایکسلریشن آف دس موشن از زیرو. اٹ از دا موشن وداؤٹ دا چینج ان اسپیڈ. یہ بغیر اسپیڈ میں تبدیلی کی موشن ہے. اسی طرح آپ اگر اردو میڈیم اسٹوڈنٹ ہیں تو سمپلی یہ یہاں سے میں ریڈ کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ جناب وقت t1 پر سپیڈ v1 اتنی ہی ہے جتنی وقت t2 پر سپیڈ ہے. لہٰذا سپیڈ میں جو تبدیلی ہے, یعنی صاف ظاہر ہے v1 از اکول ٹو v2, تو ہم کیا کریں گے, v1 اس طرف چلا گیا, کیا مطلب ہوا v2 minus v1 از اکول ٹو 0, دوسری طرف 0 بچ جائے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ سلوپ زیرو ہے. تو یہ سارا جب کسی جسم کی سپیڈ یکساں ہو تو سپیڈ وقت کا گراف ایک افقی لائن ہوتا ہے, جیسے یہاں پہ جو وقت کے ایکسس کے متوازی ہوتا ہے. یہ ہے وقت کا ایکسس جی, اس کے متوازی ہے. بالکل ایزی ہے, یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس آرٹیکل کے اندر ہم ایریا انڈر دا گراف کہ ایک جو گراف ہے اس کے انڈر جو ایریا ہے, ایریا انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف, اسپیڈ یعنی v, ٹائم یعنی t, ایریا انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف پڑھیں گے اور ہم جان پائیں گے کہ ایریا جب انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف لیتے ہیں تو بیسیکلی ڈسٹینس کورڈ بائی آبجیکٹ ہمیں بتاتا ہے. یعنی کہ ایک آبجیکٹ نے کتنا فاصلہ طے کیا ہے وہ کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اسپیڈ ٹائم گراف کے انڈر یا اسپیڈ ٹائم گراف کے نیچے جو ایریا اگر کیلکولیٹ کریں تو ایریا انڈر اسپیڈ ٹائم گراف give us the distance covered by a moving body with uniform speed.
हम एरिया कैलकुलेट करने से पहले, ये आर्टिकल हल करने से पहले, समझने से पहले, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी एक मुसल्लस या फिर एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, पहले हम इसे सीखेंगे। उसके बाद हम इस आर्टिकल को बड़े अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल इसे देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आइए देखते हैं। जी, आप चेक कर सकते हैं, ये सामने रेक्टेंगल दिखाई गई है। रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं। क्या मतलब, यानी ये साइड इसके बराबर होगी, ये साइड इसके बराबर होगी। तो इसका एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसका एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला लंबाई जरब चौड़ाई, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ये इसका एरिया है। तो रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अगर हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना चाहे, ट्रायंगल किसे कहते हैं? जिसकी 3 साइडें होती हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल था, ओ ए बी सी, इसका नाम रख लें ओ ए बी सी, यानी ये ओ ए बी सी जो आपके पास रेक्टेंगल है उसका एरिया है। यानी आप इसे ऐसे करके लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी, जो ओ ए बी सी रेक्टेंगल है इसका एरिया क्या है जी? लंबाई जरब चौड़ाई। लेकिन ट्रायंगल किसे कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं, ट्राई का मतलब होता है 3, एंगल का मतलब है जिसकी 3 साइडें हैं या 3 जाविये हैं। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? ट्रायंगल इसे हाफ करके आता है, यानी इस रेक्टेंगल को अगर हाफ कर लिया जाए, पूरा ये रेक्टेंगल था, अब ये ओ बी सी ये ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी चेक कर सकते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। तो क्या होगा? क्योंकि हमने ये हाफ कर दिया, ये पूरी रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो लंबाई जरब चौड़ाई इसका हाफ कर दिया आपने, तो ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? ये पूरी रेक्टेंगल को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो लंबाई जरब चौड़ाई बटा 2 कर दिया। अगर आपके पास ट्रायंगल का एरिया है और आप रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना चाहते हैं इस पूरी का, तो फिर इसे 2 से जरब कर देंगे, ये वही बन जाएगा। तो क्या मतलब हुआ? रेक्टेंगल का एरिया सिंपल लंबाई जरब चौड़ाई होता है, और ट्रायंगल का एरिया ओ बी सी, ये पूरी रेक्टेंगल है, यानी ये पूरी रेक्टेंगल थी, इसका एरिया लंबाई जरब चौड़ाई। अच्छा, ये जब ट्रायंगल बन गई, यानी कि तो बेसिकली रेक्टेंगल जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तो लिहाजा लंबाई जरब चौड़ाई बटा 2 ओ बी सी का, यानी ओ बी सी का एरिया हाफ होता है एरिया ऑफ इस पूरी के। उम्मीद करता हूं बात समझ आ गई होगी। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यानी ये स्पीड है, ये टाइम है, इसके जो ग्राफ है इसके अंडर एरिया कैलकुलेट करते हैं। ये भी स्पीड है, 0 होगी फिर v होगी, तो इसके अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, यहां पे भी हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो एरिया लंबाई जरब चौड़ाई होगा। ओ ए बी सी ये रेक्टेंगल है, एरिया होगा लंबाई जरब चौड़ाई। लंबाई क्या है? ओ ए, चौड़ाई क्या है? ओ सी, दिस इज लेंथ, दिस इज विड्थ। लेकिन यहां याद रहे ये ट्रायंगल ओ ए बी है, ओ ए बी ये ट्रायंगल है, ओ ए बी, और ट्रायंगल इस रेक्टेंगल के कंपैरिजन में हाफ इसका होगा, क्योंकि ट्रायंगल हाफ होती है इस रेक्टेंगल के कंपैरिजन में, इसलिए यहां पे 1/2 लंबाई जरब चौड़ाई लगाया होगा। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी। आइए अब हम कैलकुलेट करते हैं। बेसिकली ओ ए किसके इक्वल है? चेक कर लें, ओ से ए तक स्पीड v है, यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड है, ये v कांस्टेंट स्पीड है v, तो ओ ए की जहां पे आप सिंपल v लगाएंगे, ओ सी की जहां पे आप क्या लगाएंगे? t लगाएंगे। आइए लेट अस कम एंड चेक हाउ वी विल कैलकुलेट। सो इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू v,
OC इज इक्वल टू T, और हम जानते हैं एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल OABC है बेसिकली VT के बराबर आ गया। आपको पता होना चाहिए स्पीड का फार्मूला है V इज इक्वल टू S बटा T, V इज इक्वल टू S बटा T, S इज इक्वल टू T इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, S इज इक्वल टू VT। क्या मतलब हुआ? बेसिकली VT बराबर है S यानी डिस्टेंस कवर्ड, VT इज इक्वल टू S यानी ये स्पीड है, स्पीड बराबर होती है फासला बटा टाइम, T उधर ले जाएं, S इज इक्वल टू VT आ गया। इससे मुराद क्या हुआ? VT क्या चीज है? फासला, यानी कि V मल्टीप्लाई बाई T इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो दूसरे लफ्जों के अंदर जब हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद हम यहां पे आए, ये बेसिकली डिस्टेंस S आ चुका है। क्या मतलब? एरिया हमें डिस्टेंस, एरिया ग्राफ का, स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया जो है वो हमें डिस्टेंस प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट का। आइए मजीद हल करते हैं। इज इक्वल टू S, एंड व्हाट इज S? व्हाट इज S? S इज डिस्टेंस कवर्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। यानी जब हमने एरिया कैलकुलेट किया तो हमारे पास बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड आ चुका है, तो हम ये कहने में हक बजानब है, वी आर राइट इन सेइंग दैट, क्या कहने में हक बजानब है कि जब जब हम स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर एरिया कैलकुलेट करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ के अंडर एरिया मालूम करेंगे, बेसिकली वो एरिया हमें डिस्टेंस कवर्ड देगा। तो हम यहां पे कहेंगे एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ दिस इज द रिजल्ट, यही रिजल्ट है। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। हमारे आर्टिकल का क्या नाम था? एरिया अंडर स्पीड टाइम। तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस कवर्ड। आइए सेकंड फिगर को देखते हैं। सेकंड फिगर में क्या होगा? यहां पे ये ट्राइंगल है OAB। अब ट्राइंगल OAB का एरिया क्या होगा? हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन ट्राइंगल के केस में अगर हम हाफ लंबाई की जहां पे बेस लिखें और चौड़ाई की जहां पे परपेंडिकुलर लिखें, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, वो ज्यादा बेहतर होगा। आइए देखते हैं कैसे। हाउ, लेट अस कम एंड सी एंड वॉच हाउ। हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर, एंड सो एरिया is equal to half, and what is base? Base is that T, and what is perpendicular? That is perpendicular। और perpendicular कितना है? perpendicular है आपके पास V, ये स्पीड V है, पहले 0 थी, अब कितनी होगी यहां पे जाके V, तो V है perpendicular आपके पास। तो आप perpendicular की जहां पे, यानी ये perpendicular है, इसकी जहां पे सिंपल V लगा दें। एक काम करें, ये जो 2 है बटे में, इसे V के नीचे ले जाएं। यहां तक हम आ चुके हैं। इज इक्वल टू, इस T को दूसरे नंबर पे लिख दें, यहां पे लिख दें।
हम लिख सकते हैं v को इस बटा 2, हम लिख सकते हैं v, इसके अंदर 0 ऐड कर दें, 0 प्लस v बाई 2, बेसिकली ये एवरेज है, 0 जमा v बटा 2, बेसिकली 0 और v की एवरेज है, 0 जमा v बटा 2 हल करेंगे वही v बाई 2 बन जाएगा, 0 जमा v बटा 2, बेसिकली ये 0 और v की एवरेज है। 0 क्या है? 0 इनिशियल स्पीड है, v क्या है? फाइनल स्पीड है। ये इनिशियल और फाइनल की एवरेज है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसकी जो एवरेज है 0 प्लस v बाई 2, बेसिकली ये एवरेज स्पीड है, एवरेज वेलोसिटी है ये। तो हमने इस वजह से इसे 0 प्लस v बाई 2 लिख लिया। तो हम क्या लिखेंगे इसे? सिंपली इज इक्वल टू, दैट इज v एवरेज मल्टीप्लाई बाय t, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, यानी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया है जी? VAB मल्टीप्लाई बाय T, VAB मल्टीप्लाई बाय T, ये हमारे पास एवरेज स्पीड है या औसत स्पीड है। तो बेसिकली V मल्टीप्लाई बाय T यही डिस्टेंस कवर्ड के बराबर होता है। इट इज डिस्टेंस कवर्ड। इट इज डिस्टेंस कवर्ड, यानी हमने जब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया वो भी डिस्टेंस कवर्ड के बराबर आया। इसी तरह एरिया ऑफ जब रेक्टेंगल लिया, यानी कि यहां पे एरिया कैलकुलेट किया अंडर VT ग्राफ, वो भी डिस्टेंस कवर्ड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिया वो भी डिस्टेंस कवर्ड है। हम अब ये कह सकते हैं कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ये हमें बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड देता है। इट गिव्स अस डिस्टेंस कवर्ड, तय करदा फासला। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? डिस्टेंस कवर्ड। या फिर स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे जो रकबा है वो हमें क्या देते हैं जी? वो हमें तय करदा फासला देता है, तय करदा फासला। हाँ जी, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस कवर्ड देता है, या फिर स्पीड वक्त ग्राफ के नीचे जो रकबा है वो हमें तय करदा फासला देता है। ये बात कहां से साबित हुई? ये बात यहां से साबित हुई, यहां से साबित हुई। लिहाजा अब बात समझ आ जानी चाहिए कि बेसिकली ये क्या है। याद रहे, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं थोड़ा काम और आसान करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे OABC रेक्टेंगल का रकबा लिख लेंगे आप, यहां पे भी का रकबा लिख लेंगे आप, यहां पे तय करदा फासला लिख लेंगे आप, यहां पे लिखेंगे VT ग्राफ, VT ग्राफ के नीचे रकबा। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट सिंपली ये काम करेंगे, बस डिस्टेंस कवर्ड की जहां पे तय करदा फासला लिख लें। यकीनन आपको बात समझ आ गई होगी कि हम कैसे उर्दू मीडियम वाले इसे लेके चलेंगे। यहां पे भी उर्दू मीडियम वाले देख लें भाई, एरिया की जहां पे, एरिया ऑफ की जहां पे का रकबा लिख लें, OAB का रकबा, यहां पे भी का रकबा लिख लें, यहां पे भी का रकबा लिख लें। तो वहां पे हमने V एवरेज लिखा है, ये बेसिकली औसत स्पीड है, औसत। यहां पे तय करदा फासला लिख लें,
باقی بالکل سیم ایز اٹ از ہے. میں اسے آپ کو کوشش کرتا ہوں آپ کو ریڈنگ بھی ابھی کروا دو تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ رہے. جی تو ریڈنگ بھی آپ ابھی ہی کر لیں. ہاں جی ایریا انڈر اسپیڈ ٹائم گراف. جی چیک کریں دا ڈسٹینس مووڈ بائی این آبجیکٹ کین بی ڈیٹرمائنڈ بائی یوزنگ اٹس اسپیڈ ٹائم گراف. آپ اسپیڈ ٹائم گراف استعمال کریں آپ کا جو ڈسٹینس ہے وہاں سے آ جائے گا. ڈسٹینس کا کلیہ ہوتا ہے v ملٹیپلائی بائی ٹی. آئیے گا نیکسٹ پیج کے اوپر. جی تو دا ڈسٹینس کین بی فاؤنڈ بائی کیلکولیٹنگ دا ایریا انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف. دا ایریا انڈر دا گراف فار ٹائم انٹرول از ایریا آف ریکٹینگل. اب ایریا آف ریکٹینگل کیا ہوتا ہے؟ دا ایریا از شون شیڈڈ از اکول ٹو v ملٹیپلائی بائی ٹی. ایریا انڈر اسپیڈ ٹائم گراف اپ ٹو دا ٹائم ایکسس نومیریکل اکول ٹو دا ڈسٹینس کورڈ بائی دا آبجیکٹ ٹائم. یعنی وہی باتیں ہیں جو سمپل ہم نے کی ہے. اسی طرح یہ بتا رہا ہے کہ یہ ایوریج اسپیڈ ہے 0 جمع v بائی 2. ڈسٹینس کورڈ کیا آ جائے گا؟ ہاف وی ٹی آ جائے گا. جب ایریا آف ٹرائنگل ہم فائنڈ کریں گے تو وہ بھی ہاف وی ٹی ہے. تو وہی ساری چیزیں ہیں. اسے ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا پڑھ لیجیے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. دا ایریا انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف. جو اسپیڈ ٹائم گراف ہے اس کے انڈر ایریا اپ ٹو دا ٹائم ایکسس از نومیریکلی اکول ٹو دا ڈسٹینس کورڈ بائی دا آبجیکٹ. یعنی آپ جب ایریا انڈر دا اسپیڈ ٹائم گراف لیں گے وہ نومیریکلی عددی طور پہ برابر ہوگا ڈسٹینس کورڈ بائی دا آبجیکٹ. بالکل سیم بات ہے جی عام ہی بات ہے. اسی طرح یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں ہاف جو ہے عمود ضرب قاعدہ مثلث کا رقبہ. یہ میں بتایا تھا بیس ملٹیپلائی بائی پرپینڈیکولر. پرپینڈیکولر عمود کو کہتے ہیں بیس قاعدہ کو کہتے ہیں. تو یہ ایوریج سپیڈ ہے اوسط سپیڈ ہے آپ کی. تو وہی بات کی گئی ہے سپیڈ وقت کے گراف کے نیچے وقت کے ایکسس تک کا رقبہ عددی طور پر جسم کے طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوگا. یعنی کہ رقبہ جو ہے وہ طے کردہ کل فاصلے کے برابر ہوگا. بس یہ بات ہے. یقین ریڈنگ کیجیے گا باقی آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ.